नमस्कार दोस्तों, बचपन के दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी लोगों से एनओसी के बारे में चर्चा करेंगे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या है, इसको कब लेना पड़ता है और अगर जो लोग एनओसी नहीं लेते हैं तो उनके सामने क्या दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एनओसी कब लेनी पड़ती है। ऐसे कैंडिडेट जो अभी किसी विभाग में तैनात हैं और किसी हायर पोस्ट के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट को अपने जो वर्तमान विभाग में सबसे पहले इंटीमेशन देना होता है कि हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। इंटीमेशन में एक तरीके से आपको सूचना देनी पड़ती है अपने विभाग को, जिसमें अपनी एप्लीकेशन लिखना होता है आपको। उसके साथ साथ आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उसका नोटिफिकेशन एप्लीकेशन के साथ अटैच करके अपने संबंधित विभाग को जमा करना होता है, जिससे आपको जब आप एक बार इंटीमेशन दे दिए होते हैं विभाग को तो आपको एनओसी लेने में दिक्कत नहीं होती है। जैसे आप किसी भी हायर पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, मान लीजिए कि अभी करंट में वैकेंसी आई हुई है, एडेड जूनियर की आई हुई है, या फिर कोई सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई ISPCS बनना चाहता है तो उसके लिए फॉर्म भरना जा रहा है। तो ऐसे कैंडिडेट जो हायर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको हर एक स्टेज पे अपना इंटीमेशन देना पड़ता है विभाग को। वो प्री देने जा रहा है तो भी अपने विभाग को इंटीमेशन देगा। इसके बाद अगर वो मेंस लिखता है तो फिर से वो अपने विभाग को बताएगा। इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपको हर बार विभाग को इंटीमेशन देना पड़ता है। जैसे अगर आप एडेड जूनियर के लिए जा रहे हैं तो आपका अभी जो पेपर होने वाला है, अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने ब्लॉक में या मतलब जो भी आपका संबंधित विभाग है, अगर आप शिक्षक हैं तो अपने BRC पर अपना एप्लीकेशन दे दीजिए, यानी इंटीमेट कर दीजिए एक बार, तो आपको एनओसी लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ये जान लीजिए अगर आपने एनओसी नहीं लिया तो आपको कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे आपका मान लीजिए सिलेक्शन हो गया है, हायर पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो गया है, तो जब आप फाइनल सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइनिंग करेंगे तो वहाँ पर आपको एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने यहाँ पर इंटीमेशन नहीं दिया होगा तो जो अधिकारी हैं वो टहलाते हैं, क्योंकि वो बोलेंगे कि आपने इन्फॉर्म ही नहीं किया हमें, तो हम किस बेस पे आपको एनओसी दे दें। तो इसलिए आपको अगर आप इंटीमेशन देते हैं, अगर आप इन्फॉर्म करते हैं तो आसानी से आपको एनओसी मिल जाता है, तो आपको आगे दिक्कत नहीं होती है। इसलिए आप ये जान लीजिए कि आपको एनओसी लेना ज़रूरी है। मान लीजिए अगर आपने एनओसी नहीं लिया और आपका सिलेक्शन हो गया है हायर पोस्ट पे, तो आप बिना एनओसी के ज्वाइनिंग तो ले सकते हैं, लेकिन आपको जो आपका पहले का पुराना विभाग है उसमें आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। और अगर आप रेजिग्नेशन के साथ जाएंगे तो आपको बहुत सी जो सुविधाएं वो आपको नहीं मिल पाएंगी। लेकिन अगर आपने इंटीमेशन दे दिया है विभाग को तो एनओसी आसानी से मिल जाएगा, और एनओसी के साथ अगर आप रिलीव होते हैं अपने विभाग से तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो आप जब रेजिग्नेशन लेटर लिखेंगे तो उसमें आप लिख सकते हैं कि मैंने अपने विभाग को हर एक स्टेप पे इंटीमेट किया है, इसलिए मैं अपना रेजिग्नेशन एज ए टेक्निकल रेजिग्नेशन करने की मांग करता हूँ। तो जब आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन होगा तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे सबसे पहले आपको लीन पीरियड की सुविधा मिलेगी। लीन पीरियड क्या होता है? लीन पीरियड में ये होता है कि जैसे आपने हाई पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था, आपका सिलेक्शन हो गया और आप पहुंच भी गए हैं, वहां पर जाने के बाद आपका सुइटेबल एनवायरनमेंट नहीं है, आपको वहां का जॉब प्रोफाइल पसंद नहीं आया, तो आप लीन पीरियड में आप अपने जो पुराने जॉब पर वापस आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी सुविधा है, लेकिन ये आपको तभी मिलेगी जब आप एज अ टेक्निकल रेजिग्नेशन देंगे, यानी जब आप हर एक स्टेप पे अपने विभाग को इंटीमेट करेंगे। सेकंड थिंग क्या है, अगर आप सेम ग्रेड पे पर दूसरे विभाग में गए हैं, लेकिन आप मान लीजिए कि जिस विभाग में पहले से थे वहां पर आपको 4-5 साल हो गया जॉब करते करते, यानी आपका जॉब एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो गया और आपका जो बेसिक पे है वो भी काफ़ी इंक्रीज हो गया, ग्रेड पे आपका इंक्रीज हो गया। जब आप एज ए टेक्निकल रेजिग्नेशन के थ्रू अदर विभाग में जाएंगे तो आपका जो पे प्रोटेक्शन है वो आपको सुविधा मिलेगी, यानी आपका जितना भी ग्रेड पे बढ़ गया है आपको उसी ग्रेड पे के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। यानी आप जब नए विभाग में जाएंगे तो एज अ न्यू एम्प्लॉय के तरह ट्रीट नहीं होंगे, आप एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय की तरह ट्रीट होंगे, जिससे आपकी सीनियरिटी भी लूज नहीं होगी और आपको सैलरी का लॉस भी नहीं होगा, यानी आपका मिलेगा आपको। और थर्ड चीज़ मैंने बताई हुई है कि जब आप एज सीनियरिटी तो आपकी सीनियरिटी भी लूज नहीं होगी। तो ये बहुत सारी सुविधाएं आपको जब भी मिलेंगी जब आप टेक्निकल रेजिग्नेशन के थ्रू ही जाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है अपना हर एक स्टेप पे अपने विभाग को इंटीमेशन दें। देखिए ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है जिसमें आपको अपना जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं वो सब लिखा हुआ है। ये बस फॉर्मेट है, आपको अपने विभाग के द्वारा इसको एडिट कर लेना है। अपने जो भी आपका विभाग है उसी के अकॉर्डिंग आप इसको एडिट कर लिए। जैसे मैं यहाँ पर यहाँ पर अपना जो भी आपका ऑफिस है उसको एडिट करके लिख लीजिए। सब्जेक्ट देख लीजिए, सब्जेक्ट में है परमिशन टू अप्लाई एंड अपीयर इन द
यहाँ पर ये जिस भी बंदे का है वो यूपीपीएससी में अपियर होने जा रहा था, लेकिन यहाँ पर आप जिस एग्ज़ाम में अपियर होने की बात कर रहे हैं आप वहाँ पर वो फिल कर लीजिए। सारी यही भाषा रहेगी। इसके बाद यहाँ पर आप अपना फिर से एग्ज़ाम एडिट कर लीजिए और यहाँ पर डेट अपनी एडिट कर लीजिए जिस भी डेट को आप देने जा रहे हैं। और यहाँ पर इनक्लोज़र में क्या करना है, आपका एडवर्टीजमेंट उसी का लिखना, उसी का अटैच करना है जो भी आप अप्लाई करने जा रहे हैं जिस भी फॉर्म के लिए, उसी का एडवर्टीजमेंट आपको यहाँ पर साथ में अटैच कर देना है। और यहाँ योर्स फेथफुली और अपना पूरा डेटा यहाँ पर भर देना है, जो भी आपका पोस्ट है वो सारी की चीज़ें ये यहाँ पर फिल कर दीजिए। ये आपका रहा एप्लीकेशन का फॉर्मेट। आप अगर इसको चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। सेवा में खंड शिक्षा अधिकारी, जो भी आप अगर शिक्षक हैं तो उस तरह से मैं फॉर्मेट बता रही थी, और सारी चीज़ें यही लिखनी है। इसके साथ साथ अटैचमेंट आपको बता ही दिया है, जो इनक्लोजर में लिखा हुआ है वही आपको अटैच करना है। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको विभाग को सेंड करनी है और आप इसके बाद किसी भी हायर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करिए, ज़रूर सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।